राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ इंद्रचंद कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। पिछले वीडियो में हमने निष्पादन एजुकेशन के सामान्य प्रावधानों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60 का अध्ययन करेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 7 में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं तथा परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये धारा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में धारा 60 में से प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी संपत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्क एवं विक्रय की जा सकेगी तथा कौन सी संपत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्क एवं विक्रय नहीं की जा सकती है। तो धारा 60 सिविल प्रक्रिया संहिता में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। धारा 60 इस बात का उपबंध करती है कि धन के भुगतान के लिए पारित की गई डिक्री। तो धारा 60 इस बात का उपबंध करती है कि धन के भुगतान के लिए पारित की गई डिक्री के निष्पादन में कौन सी संपत्ति कुर्की और विक्रय की जा सकेगी और कौन सी संपत्ति कुर्क और विक्रय नहीं की जा सकेगी। तो जो महत्वपूर्ण बात है धारा 60 के अंतर्गत वह यह है कि धन के भुगतान के लिए पारित की गई डिक्री, केवल धन के भुगतान के लिए पारित की गई डिक्री के निष्पादन में कौन सी संपत्ति कुर्क और विक्रय की जा सकेगी और कौन सी संपत्ति कुर्क और विक्रय नहीं की जा सकेगी, इस संबंध में प्रावधान संहिता की धारा 60 में किए गए हैं। इस धारा के उपबंध संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 की बात ही है। धारा 6 धारा 6 में इस बारे में उपबंध किया गया है कि किस प्रकार की या किस संपत्ति का अंतरण हो सकेगा और कौन सी संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकेगा। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 में ये प्रावधान किया गया है कि कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकेगी और कौन सी संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकेगा। तो धारा 6 संपत्ति अंतरण अधिनियम तथा धारा 60 सिविल प्रक्रिया संहिता की दोनों धाराओं में यह अंतर है कि प्रत्येक संपत्ति जिसका अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत हो सकता है उस संपत्ति की कुर्की संहिता की धारा 60 के अधीन नहीं हो सकती। तो दोनों में अंतर क्या है? प्रत्येक संपत्ति जिसका अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत हो सकता है उस संपत्ति की कुर्की संहिता की धारा 60 के अधीन नहीं हो सकती है। तो धारा 60 के अनुसार कुर्क की जा सकने वाली संपत्ति, तो धन की डिक्री के निष्पादन में नियत ऋणी की कौन सी संपत्ति कुर्क की जा सकती है तथा कौन सी संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकती, इसके संबंध में धारा 60 में प्रावधान किया गया है। तो प्रथम हम देखते हैं कुर्क की जा सकने वाली संपत्ति कि नियत ऋणी की कौन सी संपत्ति धन की डिक्री के निष्पादन में कुर्क की जा सकेगी। तो प्रथम है भूमि, दूसरा गृह, तीसरा निर्माण, माल, धन, बैंक नोट, चेक, विनिमय पत्र, हुंडी, बचत पत्र, सरकारी प्रतिभूतियाँ, धन के लिए बंध पत्र या अन्य प्रतिभूतियाँ, ऋण निगम अंश इत्यादि संपत्ति धन की डिक्री के निष्पादन में कुर्क तथा विक्रय की जा सकती है। धारा 60 के प्रंतुक में यह प्रावधान किया गया है कि कौन सी संपत्ति है जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क नहीं की जा सकती है। तो डिक्री के निष्पादन में निम्न संपत्तियों को कुर्क नहीं किया जा सकता। प्रथम नियत ऋणी व उसकी पत्नी, नियत ऋणी व उसकी पत्नी और बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र कुर्क नहीं की जा सकते। नियत ऋणी के, उसकी पत्नी के और बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र, भोजन पकाने के बर्तन, चारपाई
और बिछौने और ऐसे निजी आभूषण जिन्हें कोई स्त्री धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से अलग नहीं कर सकती, जैसे विवाह की अंगूठी, मंगलसूत्र आदि इत्यादि को कुर्क नहीं किया जा सकता। दूसरा, शिल्पी के औजार। शिल्पी की परिभाषा में सुनार, लुहार, बढ़ई आते हैं। तो शिल्पी के जो औजार होते हैं उनको कुर्क और विक्रय नहीं किया जा सकता। अतः सुनार, लुहार, बढ़ई इत्यादि लोगों के औजार कुर्की से मुक्त है। इन लोगों के औजार कुर्क नहीं किए जा सकते हैं। अगर निर्णित ऋणी कृषक है तो उसकी कृषि के उपकरण, यदि निर्णित ऋणी कृषक है तो उसके कृषि के उपकरण जैसे हल, बैल, बीज, खुरपी, फावड़ा, चक्कर, कढ़ाई, लकड़ी का पल्ला इत्यादि कुर्क नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी कृषक या श्रमिक या घरेलू नौकर के मकान या भवन। तो किसी भी कृषक के या श्रमिक या घरेलू नौकर के मकान या भवन के लिए भूमि, मकान या भवन सामग्री, मकान या भवन से संलग्न भूमि जो उसके उपयोग के लिए आवश्यक है, वह कुर्क तथा विक्रय नहीं की जा सकती है। लेखा बहियों को भी कुर्क और विक्रय नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार मात्र, नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार मात्र को कुर्क तथा विक्रय नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत सेवा कराने का कोई अधिकार। तो व्यक्तिगत सेवा कराने का कोई अधिकार कुर्क तथा विक्रय नहीं किया जा सकता है। वे वर्तिकाएं और उपादान जो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित की गई है और राजनीतिक पेंशनें भी कुर्क तथा विक्रय नहीं की जा सकती है। श्रमिक और घरेलू नौकरों की मजदूरी, चाहे वह धन में या वस्तु के रूप में संदेह हो। तो श्रमिकों और घरेलू नौकरी की मजदूरी, चाहे वह धन के रूप में हो या वस्तु के रूप में हो, उनको कुर्क तथा विक्रय नहीं की जा सकती है। भरण पोषण की डिग्री से भिन्न किसी डिग्री के निष्पादन में वेतन के प्रथम 1000 रुपये और शेष का 2/3 हिस्सा कुर्क या विक्रय नहीं की जा सकेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। भरण पोषण की डिग्री से, मतलब भरण पोषण की डिग्री नहीं होनी चाहिए। भरण पोषण की डिग्री से भिन्न किसी डिग्री के निष्पादन में वेतन के प्रथम का 1000 रुपये और शेष का 2/3 हिस्सा कुर्क विक्रय नहीं किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का वेतन 7000 रुपये है तो वेतन का प्रथम 1000 कुर्क नहीं किया जा सकेगा। शेष 6000 का 2/3, 4000 रुपये तो कुर्क नहीं किया जा सकता। शेष बचे 2000 रुपये, तो केवल 2000 रुपये ही कुर्क किया जा सकते हैं। भरण पोषण की डिग्री के निष्पादन का वेतन का 1/3। तो भरण पोषण की अगर डिग्री है तो भरण पोषण की डिग्री के निष्पादन में वेतन का 1/3 कुर्क या विक्रय नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति का वेतन 6000 रुपये है तो भरण पोषण की डिग्री के निष्पादन में वेतन का 1/3 6000 का 2000 रुपये कुर्क या विक्रय नहीं किया जा सकेगा। सेना, नौसेना व वायुसेना के व्यक्तियों का वेतन और भत्ते। सेना, नौसेना व वायुसेना के व्यक्तियों का वेतन और भत्ते कुर्क और विक्रय नहीं की जा सकते। किसी भी ऐसी निधि को जिसे भविष्य निधि अधिनियम 1925 लागू है को कुर्क तथा विक्रय नहीं किया जा सकता। किसी भी ऐसी निधि को जिसे लोक भविष्य निधि अधिनियम 1968 लागू हो को कुर्क तथा विक्रय नहीं किया जा सकता।
निर्णीत ऋणी की जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन संदत सभी धन, निर्णीत ऋणी के जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन संदत सभी धन को कुर्क तथा विक्रय नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सरकार के किसी सेवक की उपलब्धियों का भाग, सरकार के किसी सेवक की उपलब्धियों का भाग जिसके बारे में समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करे कि वह कुर्की से छूट प्राप्त है। तो सरकार के किसी सेवक की उपलब्धियों का भाग जिसके बारे में समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करे कि वह कुर्की से छूट प्राप्त है। उत्तराधिकारी द्वारा उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार की प्रत्याशा, तो केवल उत्तराधिकार की जो प्रत्याशा है उसको भावी भरण पोषण के अधिकार, तो भावी भरण पोषण का अधिकार है उसको कुर्क और विक्रय से छूट प्राप्त है। ऐसा भत्ता जिसके बारे में भारतीय विधि ने ये घोषित किया है, ऐसा भत्ता जिसके बारे में भारतीय विधि ने घोषित किया है कि वह डिक्री के निष्पादन में कुर्क या विक्रय से छूट प्राप्त है। तो कोई ऐसा भत्ता जिसके बारे में भारतीय किसी विधि ने उसके बारे में ये घोषित किया है कि वह डिक्री के निष्पादन में कुर्क या विक्रय से छूट प्राप्त है, को डिक्री के निष्पादन में कुर्क तथा विक्रय नहीं किया जा सकता है। धारा 61 सिविल प्रक्रिया संहिता में कृषि उपज को भागत छूट प्रदान की गई है। तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ये घोषणा कर सकेगी कि वह कृषि उपज या कृषि के किसी वर्ग के ऐसे भाग को जिसकी बाबत राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि वह आगामी फसल तक उस भूमि पर सामयिक खेती करने के लिए तथा निर्णीत ऋणी और उसके कुटुंब के निर्वाह के लिए उपबंध करने के लिए प्रयोजन के लिए आवश्यक है, सभी कृषकों या कृषकों के किसी वर्ग की दशा में डिक्री के निष्पादन में कुर्क या विक्रय के दायित्व से छूट होगी। अतः धारा 61 में राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके कृषि उपज को डिक्री के निष्पादन में कुर्क तथा विक्रय के दायित्व से छूट प्रदान कर सकती है। तो राज्य सरकार की पावर है कि वो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कृषि उपज को डिक्री के निष्पादन में कुर्क या विक्रय के दायित्व से भागत छूट प्रदान कर सकती है। तो धारा 60 सिविल प्रक्रिया संहिता में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं कि धन की डिक्री के निष्पादन में कौन सी संपत्ति विक्रय की जा सकेगी तथा इसके परंतुक में ये प्रावधान किए गए कि कौन सी संपत्ति कुर्क तथा विक्रय नहीं की जा सकेगी। अगले वीडियो में हम सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 75 से लेके धारा 78 के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे, जिसके तहत कमीशन के बारे में प्रावधान किए गए हैं कि न्यायालय कमीशन कब जारी कर सकता है तथा कमीशन किसको जारी किया जा सकता है तथा किन परिस्थितियों में न्यायालय को कमीशन जारी करने की आवश्यकता पड़ती है। थैंक यू।